मैं सोच रहा था, अगर किसी कंपनी का एक कॉर्पोरेट बॉडी का अपना कानूनी अस्तित्व हो सकता है, तो उस नदी का क्यों नहीं, जो सदियों से जिंदगी दे रही है? वही तो। ये बहुत ही प्रोफाउंड सवाल है। मतलब एक कंपनी जो सिर्फ कागज पर बनी है, उसके राइट्स होते हैं, पर नेचर के नहीं। एग्जैक्टली तो आज के इस गहरी चर्चा का मुख्य मकसद यही है। हम ललित मिगलानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो 2017 का केस है, उसके लैंडमार्क कानूनी दस्तावेजों और नोट्स का लाइन बाय लाइन विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और सुनने वालों को मैं बता दूं कि हमारे पास जो नोट्स हैं आज, उनमें एक ऐसी कानूनी लड़ाई का जिक्र है जिसने लिटरली प्रकृति को यानी नेचर को इंसानों वाले अधिकार दिए। सही में ये सुनने में किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है, पर ये रियलिटी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दस्तावेज की शुरुआती लाइंस पर ध्यान देते हैं। मैं नोट से एग्जैक्ट लाइन पढ़ता हूं। हाँ, बिल्कुल पढ़े। मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ ये जानना जरूरी है। इसमें लिखा है, द केस वॉज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल्ड बाय ललित मिगलानी इन द उत्तराखंड हाई कोर्ट। और उसके बाद मोटिव दिया है। राइट। The petitioner sought to protect the environment, particularly the Himalayan glaciers, rivers, and other water bodies. और इसके बाद आती है वो लाइन जिसने सब बदल दिया। हाँ, वेट मैं पढ़ता हूँ। The petition urged the court to declare the Himalayan glaciers, rivers, and other natural entities as juristic persons to ensure their protection. अब यहाँ पर रुकते हैं। जुरिस्टिक पर्सन्स, इसे कानूनी शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस के नजरिए से समझना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आम इंसान के लिए तो पर्सन मतलब जिसके हाथ पैर हों, जो सांस लेता हो, है ना? बिल्कुल। पर जूरिस्प्रूडेंस में जुरिस्टिक पर्सनहुड का मतलब है नॉन ह्यूमन एंटिटीज को मॉरल राइट्स और कानूनी राइट्स देना। इसे ऐसे समझिए जैसे कानून एक अनबॉर्न फीटस यानी भ्रूण को प्रोटेक्शन देता है। ओह, अच्छा। मतलब एक फीटस जो अभी इस दुनिया में पूरी तरह से आया भी नहीं है, लॉ उसके राइट्स को भी तो रिकॉग्नाइज करता ही है। एग्जैक्टली। या फिर जैसे कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो, उन्हें लीगल आइडेंटिटी मिलती है ताकि वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकें या सू कर सकें। तो पहाड़ों को क्यों नहीं? मैं दस्तावेज में दी गई इसकी एग्जैक्ट हिंदी लाइन पढ़ती हूँ। हाँ, वो जरूर पढ़िए। नोट्स में लिखा है, कानून की इस अनोखी पहल में कोर्ट ने कहा कि प्रकृति को इंसान की तरह हक मिलने चाहिए ताकि उनका शोषण रोका जा सके। वाओ, इंसान की तरह हक, ये बहुत पावरफुल है। पर जब ऐसी मांग अदालत के सामने आई होगी, तो उनके सामने क्या चुनौतियां रही होंगी? बहुत सही। दस्तावेज के अगले पैराग्राफ में 3 मुख्य कानूनी सवाल दिए गए हैं जो बेंच को सॉल्व करने थे। तो हम एक एक करके उन 3 सवालों को नोट से डायरेक्टली एग्जैक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं। मैं पहला सवाल पढ़ता हूँ। गो अहेड। सवाल था, शुड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द हिमालयाज, ग्लेशियर्स एंड रिवर्स बी डिक्लेयर्ड जुरिस्टिक पर्सन्स? और इसके बिल्कुल साथ में पेटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट भी पढ़ लेते हैं। द पेटिशनर्स आर्ग्यूड that environmental elements needed legal personhood to ensure their preservation and protection. मतलब बिना लीगल आइडेंटिटी के उनकी रक्षा लगभग नामुमकिन थी। वही तो, क्योंकि अदरवाइज वो सिर्फ एक रिसोर्स है जिसे यूज किया जा सकता है। राइट। अब दूसरा सवाल देखते हैं। कैन द कोर्ट इंटरवीन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क? और नोट्स इस पर कहते हैं, the court had to determine whether judicial activism could be used to protect nature given existing environmental laws. वेट, मैं यहाँ थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगा। मतलब एक आम इंसान की तरह सोचूं, तो क्या जुडिशियल एक्टिविज्म कानून बनाने वालों के काम में दखल अंदाजी नहीं है? ये एक बहुत कॉमन काउंटर आर्ग्यूमेंट है। अगर एनवायरनमेंट को बचाने के कानून पहले से हैं, तो कोर्ट को अपनी लिमिट क्रॉस करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पहले से मौजूद कानून थे वो जमीन पर पूरी तरह फेल हो रहे थे। तबाही इतनी तेजी से हो रही थी कि कोर्ट हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। अच्छा, तो आग लगी हो तो आप नए रूल्स बनने का वेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और यही हमारा तीसरा मुख्य सवाल था, व्हाट ड्यूटीज डू द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स हैव इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट? और इसके साथ वाली लाइन है, द केस एग्जामिन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजंस इन प्रिजर्विंग नेचर। तो इन 3 सवालों ने एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। अदालत ने इनका जवाब सिर्फ हवा में नहीं दिया, उन्होंने ठोस वैज्ञानिक सबूतों पर रिलाई किया। साइंस और कानून का कनेक्शन, राइट? मैं नोट्स में देख रहा हूँ, कोर्ट ने पहले किसी और केस का हवाला दिया है। हाँ, दस्तावेज की ये लाइंस देखिए। द कोर्ट नोटेड दैट रिवर्स गंगा एंड यमुना वर ऑलरेडी recognized as juristic persons. It extended this reasoning to the Himalayas, glaciers, streams, and other water bodies, stating,
These natural entities are essential for human survival. सही बात है, पानी बिना तो ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। और आगे कोर्ट ने कहा, they cannot protect themselves from environmental damage. या क्योंकि एक पहाड़ खुद आकर एफआईआर तो नहीं लिखवा सकता ना। बिल्कुल, इसलिए नोट्स में आगे लिखा है, recognizing them as juristic persons would grant them legal rights and allow lawsuits on their behalf. ये बहुत लॉजिकल लगता है, पर वो क्या साइंटिफिक सबूत थे जिसने कोर्ट को इतना ड्रास्टिकली एक्ट करने पर मजबूर किया? यहाँ पर नासा का डेटा आता है और सच कहूँ तो वो आंकड़े बहुत डरावने हैं। हाँ, मैं ये पढ़ता हूँ। ये लाइंस अलार्मिंग है। द कोर्ट हाईलाइटेड द अलार्मिंग रिट्रीट ऑफ द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स। और डेटा क्या कहता है? NASA images showed that Gangotri Glacier had receded by over 850 meters in 25 years. 850 meters. हाँ, सोचिए, करीब 1 किलोमीटर बर्फ पिघलकर गायब हो गई सिर्फ 25 साल में। ये तो तबाही है। अगली लाइन में क्लियर रीजन लिखा है, The glaciers are melting rapidly due to pollution and climate change. इस मुद्दे की गंभीरता समझाने के लिए दस्तावेज में एक एग्जैक्ट हिंदी लाइन भी दी गई है। हाँ, प्लीज। नासा की इन सैटेलाइट रिपोर्ट्स ने साफ दिखाया कि पिछले 25 सालों में हमारे ग्लेशियर्स लगभग 850 मीटर्स तक पीछे खिसक गए हैं, जो प्रकृति और इंसानियत दोनों के लिए एक बेहद खतरनाक संकेत है। बेहद खतरनाक संकेत, सच में। और इसके मेजर कॉजेस क्या है? नोट्स क्लियर कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर मेजर कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस सब का सोल्यूशन क्या बताया गया? अदालत ने साफ कर दिया कि इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड और इसके लिए स्टेट और सिटीजन्स दोनों की स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जब तबाही का मंजर इतना साफ था, तो अदालत ने क्या किया? नोट्स दिखा रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को सीधे इंसान के जीने के अधिकार से जोड़ दिया। हाँ, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, इसको लिंक करना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मैं इस एग्जैक्ट लाइन को पढ़ता हूं। The court linked environmental protection to the right to life under Article 21 of the Indian Constitution. It ruled that a polluted environment violates human rights. The state must take immediate steps to prevent further environmental damage. देखिए, अगर हवा और पानी ही जहरीले हैं, तो जीने का हक तो वहीं खत्म हो गया ना। वही तो। पर क्या ये सिर्फ हमारे यहाँ का कानून है या ग्लोबली भी ऐसी बातें होती हैं? ये एक ग्लोबल चिंता है। दस्तावेज से पढ़ती हूँ, The court referred to various international conventions and agreements, including the Stockholm Declaration 1972, stressed the duty of nations to protect the environment. ओह, 1972 से यही चल रहा है। और एक और बड़ी रिपोर्ट थी, The United Nations Millennium Report warned that 60% of Earth's ecosystems were at risk. 60% at risk, ये सुनने में कितना टेरिफाइंग लगता है। और इसी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के साथ कोर्ट ने एक बहुत पुराना और डीपली फिलोसॉफिकल लीगल प्रिंसिपल यूज किया है, जिसे हम द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये नोट्स में कैसे डिफाइन किया गया है? मैं एग्जैक्ट इंग्लिश लाइन पढ़ती हूँ। द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन recognized globally as a principle of environmental protection. और इसके ठीक बाद एक एग्जैक्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन भी है इस दस्तावेज में। ओह, वो भी पढ़ दीजिए ताकि सबको समझ आ जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार इन संसाधनों की मालिक नहीं है, बल्कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के तहत वो सिर्फ एक ट्रस्टी है, जिसका फर्ज है कि आम जनता और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संभाल कर रखे। वाह, ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं। बैंक वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, वो अच्छी एनालॉजी है। जैसे कोई बैंक आपके पैसों का मालिक नहीं होता है ना, वो सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह उनका ध्यान रखता है, ताकि जब आपको जरूरत हो आपका पैसा सेफ रहे। सही कहा। वैसे ही सरकार प्रकृति की मालिक नहीं है। पहाड़ और नदियां सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि जब चाहा तोड़ दिया। एग्जैक्टली, सरकार को सिर्फ उनकी देखभाल करनी है एज अ ट्रस्टी। अब जब सबूत आ गए, नासा का डेटा आ गया, कानूनी आधार तय हो गए, तो अदालत ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। और इस फैसले को प्रैक्टिकली जमीन पर उतारने का तरीका भी तो बताना था ना। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी कि आप उस वर्डिक्ट की लाइंस नोट से पढ़ें। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट हिमालयाज, ग्लेशियर्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल एंटिटीज आर ज्यूरिस्टिक पर्सन्स। दिस मीन्स दे हैव लीगल राइट्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट। अब यहाँ एक नया इशू आता है। पहाड़ चलकर तो कोर्ट आएंगे नहीं, तो उन्हें रिप्रेजेंट कौन करेगा? यही तो मैं भी सोच रहा था, एक ग्लेशियर अपना वकील कैसे हायर करेगा? यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पट्रिया आता है।
मैं इसे विस्तार से समझाती हूँ। पायरेंस पट्रिया है, ये क्या है? ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है पेरेंट ऑफ द नेशन। इसे वापस उस फीटस वाले कॉन्सेप्ट से जोड़िए। अच्छा, वो अनबॉर्न भ्रूण वाला एग्जाम्पल? हाँ, जैसे एक इनकैपेसिटेटेड माइनर या एक फीटस को गार्डियनशिप की जरूरत होती है क्योंकि वो खुद बोल नहीं सकते, वैसे ही नेचर को गार्डियंस चाहिए। तो लीगल गार्डियंस बनाया किसे गया है? नोट्स में दिया है ये? हाँ, दस्तावेज में स्पेसिफिकली उनकी पोस्ट्स लिखी हैं। आप पढ़िए। The court appointed the Chief Secretary of Uttarakhand and the Advocate General of the state as legal guardians of these natural entities. They have a duty to protect and preserve them. तो अब ये टॉप ऑफिसर्स उन पहाड़ों और नदियों के ऑफिशियली कानूनी गार्डियन बन गए। लेकिन एक सेकंड, स्टेट के ऑफिसर्स को ही गार्डियन बना दिया, अगर सरकार को खुद ही कुछ तोड़फोड़ करनी हो तो? वैलिड पॉइंट है। इसलिए उन्हें सिर्फ पावर नहीं दी, अदालत ने उन्हें डायरेक्ट आदेश भी दिए जो बाउंड है। वो आदेश क्या थे? जैसे स्टॉप पोल्यूशन इन रिवर्स एंड ग्लेशियर्स, उसके अलावा एनफोर्स स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल लॉज, और आगे के लिए क्या डायरेक्टिव्स थे? प्रमोट एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। आई सी। तो उन्हें बांध दिया गया स्ट्रिक्टली लॉज के अंडर। और क्या आम जनता के लिए भी कोई आदेश था इसमें? बिल्कुल। नोट्स में लिखा है कि अदालत ने कहा सिटीजन्स को स्ट्यूअर्ड्स ऑफ नेचर बनना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। स्ट्यूअर्ड्स ऑफ नेचर, ये फ्रेज बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो हमने इस पूरे दस्तावेज का एनालिसिस किया, पर अब सवाल ये है कि इस सब का सुनने वालों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, आई मीन लोगों को लग सकता है कि ये तो बस कानूनी बातें हैं, मेरे किस काम की। पर ऐसा नहीं है। खैर, मेरी समझ से ये सिर्फ एक कानूनी पेपर नहीं है, बल्कि जो सुनने वाले हैं और उनके बच्चे हैं, उनके साफ हवा और पानी में सांस लेने की कानूनी गारंटी है। एग्जैक्टली। अगर आज हम इस डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं करेंगे तो कल सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए पूरे दस्तावेज का आखिरी हिस्सा और समरी एग्जैक्ट लाइंस के साथ रैप अप करते हैं। चलिए मैं एक लाइन पढ़ता हूं, आप अगली पढ़िए। ठीक है, शुरू करते हैं। दिस केस एक्सपैंडेड लीगल पर्सनहुड बियॉन्ड रिवर्स to glaciers, forests and the Himalayas. The ruling compelled the government to act against environmental degradation. The judgment reaffirmed that a healthy environment is a fundamental right under Article 21. Future litigations can now invoke this ruling to protect forests, rivers and wildlife. The Lalit Miglani versus State of Uttarakhand case is a landmark judgment in environmental law. By recognizing natural resources as juristic persons, the court empowered legal protections for the Himalayas, glaciers and rivers. और आखिरी लाइन, this decision establishes a strong precedent for environmental conservation in India. Brilliant. तो यहाँ आकर हमारा ये नोट्स का लाइन बाय लाइन एनालिसिस खत्म होता है। हाँ, और क्या डेप्थ थी इस डिस्कशन में। पर देखिए, इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी कानूनी उलझन यहाँ छोड़कर जाना चाहता हूँ जो मुझे कॉन्स्टेंटली सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसी क्या उलझन है? सोचिए, अगर हम सच में मान लें कि एक नदी जुरिस्टिक पर्सन है और उसके पास अधिकार यानी राइट्स हैं जैसे इंसानों के होते हैं, हाँ। तो सोचिए अगर उस नदी में अचानक बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए और किसी किनारे बसे गांव का नुकसान हो जाए, तो क्या वो गांव वाले उस नदी पर कानूनी मुकदमा यानी लॉसूट फाइल कर सकते हैं? ओह वेट, आई मीन, अगर उसके पास राइट्स हैं तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज भी हैं? क्या एक नदी डैमेजेस भरेगी? ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला सवाल है ना? इस पैराडॉक्स, इस थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वाले खुद इस पर सोचें।